ओ हेलो, मेरी गाड़ी में को झांक रहा है, चोरी कर रहा था क्या? रुक, अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। नहीं साहब जी, हाँ हम मुकेश, जो आपके कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था ना, वो मुकेश पहचानिए। मुकेश, अच्छा हाँ, याद तो आ रहा है तुम्हारा चेहरा, मैंने देखा है तुम्हें कंपनी में। यहाँ क्या कर रहे हो मेरी गाड़ी के पास? साहब जी, मैं आपके कंपनी के अंदर छुप छुप कर आया हूँ, क्योंकि आपसे मिल नहीं पाता था। आपसे मिलने के लिए आया था साहब जी। मैंने सोचा कि इसमें आप अंदर है, इसलिए देख रहा था। काम की बात करो, मुझसे मिलना क्यों है तुम्हें? और जब कंपनी छोड़ दिया तो फिर क्या करना है मुझसे मिलके? साहब जी, 3 महीने की तनख्वाह रह गई है, हाथ जोड़ रहे, पैर भी पकड़ लेंगे, तनख्वाह दिला दीजिए। एक मिनट, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें तुम्हारी 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है? मेरी कंपनी में आज तक कभी भी किसी की सैलरी नहीं रुकी है। हर महीने मैं सैलरी रिलीज करता हूँ और सबके अकाउंट में जाती है, मैनेजर से लेके सिक्योरिटी गार्ड, पियोन तक। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है? जो मैनेजर साहिबा है ना, वो अमृता जी, वही सैलरी नहीं दी है और नौकरी से भी निकाल दी। हमने चोरी नहीं करी थी कंपनी में, वो झूठ बोल रही थी मुझे कंपनी से निकलवाने के लिए। 3 महीने की रह गई है साहब जी, तनख्वाह दिला दीजिए। बहुत बहुत दिक्कत में है साहब जी, रूम किराया भी नहीं दिए। कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें? 9,000 के हिसाब से 27,000 रुपया है। 9,000? और हमारी कंपनी में तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 15,000 होती है मिनिमम। इसकी सैलरी 9,000 कैसे? सुनो, थोड़ी देर बाद तुम मुझे ऑफिस में मिलना, मेरे कैबिन में। मैं वहाँ तुम्हारी बची हुई सैलरी दे दूंगा तुम्हें। साहब जी, अमृता मैम बोली है कि कंपनी में देखेगा तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना कंपनी का ओनर, मैं संभाल लूंगा। तुम गार्ड को बोल देना तुम्हें अंदर आने दे, ठीक है? लेकिन जब मैं बुलाऊं कैबिन में एंट्री तभी लेना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ अमृता, ऑफिस में सबको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट टाइम से हो रही है? जी सर। पक्का किसी की सैलरी पेंडिंग तो नहीं है? नहीं नहीं सर, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ सारा काम। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, हमारे ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी पे क्या रहता है? सर सभी का 15,000 रुपये। पक्का सबको 15,000 रुपये मिलते हैं? जी सर, सबको 15,000 रुपये सैलरी मिलती है। ओके। अच्छा, हमारी कंपनी में पिछले कुछ महीनों से ऐसा क्यों हो रहा है कि हर 3-4 महीने में सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो जाते हैं? इसके पीछे कोई खास वजह? वो दरअसल बात यह है सर कि जो भी न्यू ज्वाइनिंग होती है वो ढंग से काम नहीं करते और मैं उनको डांट देती हूँ तो वो लोग खुद ही छोड़ के चले जाते हैं। ओके। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक केस सुनने में ये भी आया कि एक सिक्योरिटी गार्ड को 9,000 रुपये की सैलरी दी जा रही थी। तो ये सच है ये बात या नहीं? नहीं नहीं सर, ये तो बिल्कुल झूठ है। किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को 9,000 तो मिलती ही नहीं है सैलरी, सबकी 15,000 रुपये वही मिलती है। सर जिसने भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल झूठ है, ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसी बात है तो हम उसी आदमी को बुला लेते हैं जिसने ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आ जाइए। जी साहब बताइए। इनको पहचानती हैं आप अमृता? जी सर, ये पहले हमारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे, लेकिन इन्होंने सर पिछले ही महीने ये नौकरी छोड़ दी थी। तो क्यों नौकरी छोड़ी थी इन्होंने, आप बताएंगे रीजन? साहब जी, हम नहीं गए थे कंपनी से, हमें निकाला गया है। तो हमारी तनख्वाह रुकी थी 3 महीने से, हमने अपनी तनख्वाह के लिए आवाज़ उठाई, मैडम जी ने हमें नौकरी से ही निकाल दिया, फिर पैसे भी नहीं दिए। बकवास बंद कर अपनी। सर साफ साफ झूठ बोल रहा है ये। सैलरी सबको टाइम पर मिलती है। और सर असल बात तो ये है कि इसने हमारी कंपनी में चोरी की थी। सर जो हमारी कंपनी में मटेरियल आता है उसकी सप्लाई किया करता था ये, और उसमें से कमीशन खाता था। ये चीज मैंने पकड़ ली और जब मैंने इससे बोला उसके बाद ये नौकरी छोड़ के चला गया और अब गलत गलत इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। नहीं साहब जी, हम आपको बताए हैं ना, हम चोरी नहीं किए। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप कैमरा लगा है ना, वो चेक कर लीजिए, हम ईमानदार हैं। हाँ जी, आपको अपनी सफाई साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपने चोरी नहीं करी, झूठ ये बोल रही हैं। अमृता एक बात बताइए, अगर इस कंपनी में इतना बड़ा कांड हुआ था कि हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड
चोरी में इन्वॉल्व था, वो भी कंपनी के मटेरियल की। तो ये बात मुझ तक क्यों नहीं पहुंची, यहाँ पर पुलिस क्यों नहीं आई? सर छोटी मोटी बात थी तो मैंने सोचा मैं खुद ही हैंडल कर लेती हूँ, आपको परेशान नहीं करना चाहती थी सर, बस इसलिए नहीं बताया। और रही बात तुम्हारी, तुम एक काम करो, निकलो यहाँ से। बस अपनी बेइज्जती कराने की ज़रूरत नहीं है अमृता, आपका ये वाला झूठ तो पकड़ा जा चुका है। इन्होंने कोई चोरी वोरी नहीं करी है। अब बात करते हैं इनकी सैलरी की। आपको 9,000 रुपये के हिसाब से सैलरी मिला करती थी ना? जी और पिछले 3 महीने से आपको सैलरी दी नहीं गई है। जी। तो पहले तो मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूँ कि अगर सिक्योरिटी गार्ड का पे स्केल इस कंपनी में 15,000 रुपये है तो इनके अकाउंट में 9,000 रुपये क्यों जाते थे? और दूसरा सवाल ये है कि पिछले 3 महीनों से इनको सैलरी क्यों नहीं दी गई? वो सर इनका अकाउंट खराब था, इनके अकाउंट में पैसे जा ही नहीं रहे थे, मैंने तो डालने की कोशिश की थी। हमारे अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है साहब जी, पैसा इधर उधर हो जाता है। चलो ठीक है, इनका अकाउंट ख़राब हो सकता है, ये पैसे लेने नहीं आए होंगे तुम्हारे पास, इनकी गलती रही होगी। मुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई? मुझे क्यों नहीं बताया गया कि सर हमारी ये कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है? क्या आप कुछ हेल्प कर सकते हैं इसमें? मेरे पास क्यों नहीं आई थी? सर आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी सर, बता नहीं पाई आपको। और आपको ये बात पता है कि आपकी सैलरी यहाँ पर 15,000 रुपये है? नहीं साहब जी, हमको तो आज पता चला कि हमारी तनख्वाह 15,000 रुपया है। काफ़ी टाइम से तो हम 9,000 ही सैलरी उठा रहे थे, इतना ही मिल रहा था हमको। तो अब ज़रा बता दीजिए मिस फ्रॉड अमृता कि ये जो बाकी के 6-6 हज़ार रुपये आप इनकी सैलरी से बचाती थी, इनका आपने क्या किया? इनको 9,000 की सैलरी क्यों बताई गई, 15,000 की क्यों नहीं? और इनके पिछले 3 महीनों की सैलरी क्यों नहीं दी गई? मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दी गई इस बारे में कि इनका अकाउंट ख़राब है? वॉट एवर, इसके बारे में मुझे बताइए। सर आई एम रियली सॉरी, उस टाइम पे मुझे पैसों की नीड थी, बस इसलिए मैंने इनको सिर्फ 9,000 रुपये दिए और बाकी के पैसे अपने पास रख लिए। उनको पैसों की नीड नहीं है, वो अपना घर नहीं चलाते हैं। तुम्हारी तो फिर भी अच्छी खासी सैलरी है अमृता, 80,000 रुपीज़ पर मंथ लेती हो तुम, उसके बाद भी तुम्हारी नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं और तुम दूसरे लोगों की सैलरी मार रही हो। यहाँ पर उस गार्ड की 15,000 रुपये सैलरी थी जिसमें से तुम उसको 9 ही देती थी और वो भी तुमने पिछले 3 महीने से देनी बंद कर दी थी। तुम सोच सकती हो कि उस गरीब के घर में रोटी भी कैसे चल रही होगी? आई एम रियली सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे, माफ कर ये दीजिए। कोई गलती नहीं है अमृता, इसे गलती मत बोलो। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और इस फ्रॉड की तुम्हें सजा मिलनी चाहिए और सजा ये होगी कि तुम इनको अभी के अभी इनका सारा पेंडिंग अमाउंट लौटाओगी। सर मैं अभी कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरे घर के भी कुछ खर्चे हैं सर, घर का रेंट भी जाता है और घर में राशन वगैरह, मेरी माँ भी बीमार है सर, बहुत सारे खर्चे हैं, मैं अभी नहीं दे पाऊंगी। लेकिन सर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं 1-2 महीने के बाद पैसे वापस कर दूंगी। कैसे? सर वो मेरी सैलरी आने वाली है ना, मैं दे दूंगी पैसे वापस। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारी सैलरी आने वाली है? किस बेसिस पे? अमृता मैं तुम्हें अभी के अभी फायर कर रहा हूँ इस कंपनी से, तुम्हें लगता है कि इस कांड के बाद मैं तुम्हें इस कंपनी में रखूंगा? बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हारा इस कंपनी में लास्ट दिन है और जो तुम्हारी अभी आने वाली सैलरी है ना, वो सारी की सारी सैलरी इनके अकाउंट में जाएगी एज अ कंपनसेशन, और बाकी जो भी अमाउंट बचेगा वो तुम अपने पल्ले से इनको दोगी। चाहे तुम्हें अपनी सेविंग्स निकालनी पड़े, चाहे तुम्हें कहीं से भीख मांगनी पड़े, चोरी करनी पड़े, डाका डालना पड़े, लेकिन तुम इनके पेंडिंग पैसे सारे के सारे वापस करोगे। सर आई एम रियली सॉरी सर, ऐसा मत कीजिए सर, मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी सर, बहुत सारे खर्चे हैं मेरे घर के, वो सब मैं कैसे मैनेज करूंगी? सर गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए मुझे, मैं पैसे वापस कर दूंगी 1-2 महीने में। सॉरी अमृता, कुछ गलतियों की माफ़ी होती नहीं और ऐसी गलतियों की तो बिल्कुल भी नहीं जो गलती से ज़्यादा क्राइम है। ये पैसों का गबन करना किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में बहुत बड़ा क्राइम होता है। और शुगर करो कि तुम किसी MNC या बैंक में नहीं हो, वरना तुम्हें सीधा जेल भेजा जाता। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लड़की होने का लिहाज कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप हैं और उनकी इज्जत तुमसे जुड़ी हुई है, इसलिए पुलिस को नहीं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन ये तुम्हारे लिए वार्निंग है अमृता, अगर तुमने कैसे भी करके इन गार्ड के पेंडिंग पैसे नहीं लौटाए तो याद रखना पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी और फिर तुम जिंदगी में कहीं काम नहीं कर पाओगे। समझ रही हो? जी सर। और आगे से ये फ्रॉड करने से पहले इस बात का ध्यान रख लेना कि कोई भी लालच थोड़े समय के लिए हमें पैसा या कोई भी चीज़ दिलवा देता है, लेकिन फिर जब हम पकड़े जाते हैं ना तो उतना ही डबल नुकसान हमें भरना पड़ता है, वो भी बेइज्जती के साथ। अंडरस्टैंड? लीव माई ऑफिस नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, अगर आप नहीं होते और हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाते तो हमारी तनख्वाह भी नहीं मिलती। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका कहना चाहिए, आपने मेरी कंपनी की इज्जत बचा ली, ये बात बाहर लीक ना करके।
आप चाहते तो पुलिस में कंप्लेंट कर सकते थे, मीडिया के पास जा सकते थे, जिससे मेरी कंपनी की ना सिर्फ बदनामी होती बल्कि हो सकता है कि मेरी कंपनी बंद हो जाती, मैं जेल पहुंच जाता। लेकिन आपने अगर इस कंपनी की इज्जत का मान रखा तो आपकी इज्जत का मान रखना मेरा फ़र्ज़ है। ये 40,000 रुपये हैं, फ़िलहाल इन्हें रख लीजिए। बाकी जितना भी आपका पेंडिंग अमाउंट है मैं खुद ट्रांसफ़र कर दूँगा, ठीक है? जी जी, शुक्रिया। और हाँ, आप कल से दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। अब से आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ रहेगी और कोई भी आपकी सैलरी कट करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अब सबके अकाउंट में डायरेक्ट सैलरी मैं खुद डाला करूँगा। जी साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं। कल मिलते हैं जी। ठीक से पकड़ो, दिखना चाहिए। बीवी ले जाओ 1 लाख रुपए में। भाई ये कौन सी डील है? बिल्कुल परफेक्ट डील है मेरे भाई। 1 लाख रुपए दो और मेरी बीवी ले जाओ। भाई ये काम करते ना, मेरे पास 1 लाख रुपए तो नहीं है, पर हाँ मेरी सुंदर सी बीवी है, दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। हाँ, वैसे डील बुरी नहीं है, ये डील भी काम कर सकती है। मेरी बीवी ले जाओ, अपनी बीवी मुझे दे दो। परफेक्ट भाई, एक काम करो, तुम जाओ इनके पास। अरे जाओ। अरे और आप वहां क्या बैठी हो, चलो मेरे साथ। शक्ल क्या देख रही हो, तुम्हारा सौदा हो चुका, जाओ उसके पास। कर रहे हो? अरे भाई तुझे पसंद होगी है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तूने इसमें देख क्या लिया, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये एक नंबर की गांव की गवार है ये, ना कपड़े पहनने का होश है ना ढंग से रहने का। एक सच बोलूं ना तो मुझे ना तेरी बीवी की तरह ना एकदम मॉडर्न बीवी चाहिए। पर पता नहीं कहाँ ये पल्ले पड़ गई मेरे गाँव की गवार। एक बीवी ना ऐसी होनी चाहिए जिसे बाहर लेके जाओ ना तो 4 लोग देखें यार क्या बीवी है इसकी। और तेरी बीवी को देख के ना लगता है मुझे मेरा सपना पूरा हो गया। अब तो ना जितनी जल्दी हो सके ना लेके जा इसको। 2 मिनट बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है। चलो भाई, जैसा आपको चाहिए था आपको मिल गई, और जैसी मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। अरे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? यहाँ पर सड़क पे तुम अपनी बीवियां एक्सचेंज कर रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो दोनों के दोनों। जिंदगी सुधार रहे हैं हम तुम्हारी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है जितना फन तुम मेरे साथ कर लोगी ना उतना कभी इसके साथ कर पाओगी। देखो मेरे साथ रहोगी ना तो गाड़ियों में घूमोगी, अच्छे घर में रहोगी, इसकी तरह ना रोड पे नहीं घूमना पड़ेगा। और वैसे भी ना तुम्हारे इस पति से तो मेरी डील हो चुकी है, तुम चाह के भी मना नहीं कर पाओगी। अब चुपचाप ना मेरे साथ अंदर चलो। ठीक भाई, डील डन। चल भाई, चल तू मेरी बीवी ले जा, मैं तेरी बीवी ले जाता हूँ। और तुम खड़ी क्या हो, चलो मेरे साथ। अरे चलो। कंचन, हमारे घर में कोई चोरी वोरी हुई है क्या? मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक्सीड पड़ी है, मेरे वॉलेट से पैसे गायब है, चल क्या रहा है यहाँ पर? बताओगी मुझे कुछ? नहीं नहीं, कोई चोरी नहीं हुई है। तो एक्चुअली क्या है ना, मैं शॉपिंग पे गई थी तो मैंने वहाँ से बहुत सारा सामान खरीद लिया और ऑनलाइन ऑर्डर्स भी मंगाए हैं, तो इसलिए वहाँ पे ना पैसे ज़्यादा यूज़ हो गए। और शॉपिंग में तो तुम्हें पता ही है कितना खर्चा होता है, तो इसलिए मैंने कार्ड से पैसे निकाल लिए थे, इसलिए लिमिट एक्सीड हो गई। लेकिन यार कंचन, खर्चा थोड़ा संभाल के कर सकती हो ना तुम, घर भी तो चलाना है ना। यार देखो अर्श, घर चलाना ना आदमी का काम है, मेरा नहीं। और वैसे भी तुम्हें मॉडर्न वाइफ चाहिए थी, सुंदर वाइफ चाहिए थी, तो उसकी मेंटेनेंस भी लगती है ना। और देखो मेंटेनेंस में लगता है बहुत सारा पैसा। अब तुम्हें मॉडर्न बीवी चाहिए थी तो उसकी ख्वाहिशें भी तो पूरी करनी पड़ेगी ना तुम्हें। अरे यार तुम्हें समझाना ना बेकार है। ये बताओ खाने में कुछ बनाया है? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। खाना? तुम पागल हो क्या? मैंने कभी जिंदगी में खाना नहीं बनाया है जो मैं आज बनाऊंगी। और अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है ना तो बाहर से मंगा लो। और एक काम करना, मेरे लिए भी कुछ मंगा लेना। देखो कंचन, मैं बाहर की जिम्मेदारियां उठा रहा हूँ, जॉब करने जा रहा हूँ, बाकी चीज़ें संभाल रहा हूँ, तो एटलीस्ट तुम घर का काम तो संभाल सकती हो ना। जो भी घर की जिम्मेदारियां वो संभाल सकती हो, खाना बनाना, साफ सफाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अरे यार तुम्हारी बीवी हूँ मैं, इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। और घर की साफ सफाई करने के लिए ना कोई मेड लगा लो, मैं कुछ काम नहीं करने वाली। पता नहीं क्या भाषण दे रहे हो मुझे, नौकरानी लग रही हूँ क्या तुम्हें मैं शक्ल से? और ये जो बाल ड्रेसेस हैं ये सारे मैं खाना बनाने में खराब कर दूं, अपनी खूबसूरती खराब कर दूं सिर्फ तुम्हारे इस घर के काम के लिए? क्या समझ रखा है तुमने? अच्छा एक बात सुनो, मुझे ना शाम को पार्टी में जाना है अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो शायद मैं वापस घर भी नहीं आऊंगी, तो अपना जो घर का काम है ना सब कुछ खुद देख लेना। अरे काम करना, मैं पार्टी में तो जा ही रही हूँ, तो तुम ना मुझे 60,000 रुपये ऑनलाइन डाल देना, काम आएंगे ना। अब वहाँ पे इतना खर्चा होगा, मुझे ड्रिंक्स लेनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो प्लीज़ पैसे डाल देना।
मतलब तुम इस घर को नहीं संभालोगी। तुम ना बिल्कुल यूजलेस हो। तुमसे अच्छी तो मेरी अमृता थी, कम से कम मेरा ख्याल रखती थी, मुझसे प्यार करती थी, समय पे कॉल करके पूछती थी कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं खाया। लेकिन तुम इस घर में बैठ के ना सिर्फ खर्चे करती रहती हो। कभी तुम्हारे पार्लर के खर्चे, कभी तुम्हारा कुरियर आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तुम्हारे खर्चे ही खत्म नहीं होते हैं। पर अमृता ना मेरी हर चीज का ख्याल रखती थी, हर चीज ना मुझे समय से पहले करके दे देती थी। उसके रहते ना कभी मुझे पैसों की तंगी नहीं हुई है। वो पुरानी कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, उसी तरीके के ना तुम हो। बाहर से तो खूबसूरत पर अंदर से बिल्कुल खोखली। पता नहीं क्यों छोड़ दिया मैंने अपनी बीवी को। पागल हूं मैं एकदम। अरे तो क्यों बेचा अपनी बीवी को, जब इतनी अच्छी बीवी थी तुम्हारी? शर्म नहीं आई बाजार में अपनी बीवी को बेचते हुए? देखो तुम्हें चाहिए थी ना मॉडर्न वाइफ, अब तुम्हें मॉडर्न वाइफ मिल चुकी है जो तुम्हारी सारी बातें माने, तुम्हारे साथ क्लब जाए, है ना, पार्टीज करे। तो उसके लिए तो मैं रेडी हूँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा मॉडर्न बन के रहूंगी, डोंट वरी। और देखो अगर मैं घर का काम करूंगी ना तो फिर मैं तुम्हारी इस गवारू वाइफ की तरह बन जाऊंगी जो मैं बनना नहीं चाहती। इसलिए तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम उसे वापस ले आओ, क्योंकि मैं ना तुम में इंटरेस्टेड तो हूँ नहीं और घर का काम मैं करने से रही। तो इट्स अप टू यू नाउ, तुम्हें मॉडर्न वाइफ चाहिए या फिर वो घरेलू वाइफ जो तुम्हारे लिए बेटर है। बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरे लिए ना अमृता ही ठीक है। बस तुम मुझे ये बताओ कि वो कहाँ पर है। तुम मुझे उसका एड्रेस दे दो। अच्छा ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो एड्रेस दे देती हूँ। ये लो, कर दिया एड्रेस शेयर, जाओ ले आओ उसे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसे लेने, पर जब तक मैं वापस आऊँ ना तुम यहाँ से चली जाना। ओए, क्या कर रहा था तुम मेरी बीवी के साथ? बीवी है वो मेरी, समझा ना, दूर रह इससे। अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? हाँ चुप कर। बीवी है वो मेरी, शादी हुई है मेरी उससे, प्यार करता हूं मैं इससे। और आज ना मेरी बीवी मेरे साथ वापस जाएगी। अच्छा, तू प्यार करता है ना इससे? बीबी है ना ये तेरी? तो एक काम कर, तू उसी से पूछ ले कि ये तेरे साथ जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती। अगर ये जाने को राजी हो गई ना तो मैं एक अक्षर नहीं बोलूंगा, ले जा सकता है तू इसे। अमृता, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं सच्ची में माफी मांग रहा हूं, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूं। अमृता, मुझे समझ आ चुका है कि वो लड़की मेरे लायक नहीं है। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे संभाल सकती हो, मेरे घर को संभाल सकती हो। अमृता प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ अपने घर वापस चलो। जब तक तुम मेरे साथ थी मैंने तुम्हारी कदर नहीं करी, पर तुम्हारे जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती थी। कौन सी माफी और कौन सा प्यार अर्श? ये प्यार तुम्हें तभी याद नहीं आया जब तुम बीच रोड पे खड़े होके मेरी बोली लगा रहे थे, मुझे बेच रहे थे। तुमने इसे बेचा था ना मुझे, और बदले में तुम इससे इसकी बीवी लेके चले गए। तो अब सब कुछ सॉर्टेड है ना? तुम्हें तुम्हारी जैसी लाइफ चाहिए थी वो तुम्हें मिल चुकी है, और तुम तो चाहते ही नहीं थे कि कभी मैं तुम्हारे साथ रहूं। तो मैं अब तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी हूँ, अब तो खुश हो ना तुम? तो अब मेरे सामने तुम किस बात की माफी मांग रहे हो? प्लीज अमृता, एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, तुम मेरी एक गलती माफ नहीं करोगी? चलो, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें अकल तो आई कम से कम। और तुम जिसे मेरा पति समझ रहे हो ना, वो मेरा कोई पति वती नहीं है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और जो इसकी बीवी तुम्हारे घर में बैठी हुई है वो भी मेरी दोस्त है। ये सब मेरा ही प्लान था ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं। क्योंकि अर्श, तुमने ना कभी मेरी इज्जत नहीं की। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रही, तुमसे तुम्हारे प्यार की भीख मांगती रही, लेकिन तुमने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। और आज देखो ना, आज तुम मेरे ही सामने माफी के लिए भीख मांग रहे हो मुझसे। खैर अर्श, अब इन सब बातों का ना कोई फायदा नहीं है, अब ना बहुत देर हो चुकी है। अब तुम कितना भी बोल लो मुझसे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और अगर ज्यादा ही जिद कर रहे हो तुम, तो तुम्हारे साथ जाने के लिए ना मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त ये है कि तुम्हें मुझे इसी हाल में एक्सेप्ट करना होगा। मैं जैसे कपड़े पहनती हूँ, जैसे रहती हूँ, तुम्हें वैसे ही मुझे एक्सेप्ट करना होगा। तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे, हमेशा मेरी केयर करोगे और मेरी डिसरिस्पेक्ट कभी भी नहीं करोगे। अगर तुम्हें ये सब कुछ मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, एक चीज और है, मुझे ना मेरे पैरों पे खड़ा होना है। मैं बाहर जाके नौकरी करना चाहती हूँ ताकि अगली बार तुम दोबारा मेरे साथ ये सब हरकतें करो ना तो तुम मुझे घर से ना निकाल सको, मैं तुम्हें घर से निकालूं। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो बताओ मुझे, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे मर्जी काट ही लूंगी। मुझे ना तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं,
तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। बस तुम मेरे साथ वापस घर चलो। जिंदगी ना दूसरा मौका दे रही है मेरे भाई, इसको वेस्ट मत करना। चलो। भैया कुछ खाने के लिए दे देंगे आप? अरे आप दोनों कौन हो और मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? ये हमारी छोटी बहन है। हम गांव से शहर आए हैं चाचा से मिलने के लिए, पर चाचा जी मिल नहीं रहे। 4 दिन से हम भटक रहे हैं भैया, 4 दिन से भूखे भी है। मेरी बहन को तो 2-3 बार चक्कर भी आ गया। भैया अगर कुछ खाना हो तो दे दीजिए, भूख लगी है हम दोनों को। अच्छा एक बार आप मुझे एड्रेस दिखाएंगे? क्या पता एड्रेस आसपास का ही हो। हाँ है, ये देखिए। आप दोनों एक काम करिए, आपको भूख भी लग रही है, आप दोनों मेरे साथ अंदर चलिए, पहले खाना खा लेते हैं, फिर आपके चाचा जी को आराम से ढूंढ लेंगे। अंदर रहने दीजिए, 2 रोटी बाहर ही दे जाइए, हम यहीं बैठ के खा लेंगे आराम से। अरे आप यहाँ दरवाजे पर बैठ के खाना खाएंगे, लोग क्या सोचेंगे? आप मेरे साथ अंदर चलिए, अंदर आप आराम से बैठ के खाना खा लेना। चलिए। आइए आइए, ये मेरा घर है, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे आप लोग नीचे क्यों बैठे हैं? यहाँ ऊपर आके बैठिए ना। भैया हम यहीं पर ठीक है। अरे हाँ ऊपर आके बैठिए। अरे पानी पीजिए ना। ये बताइए कि आप दोनों गांव से बिना हाथ में पैसे लिए शहर में आ गए? हम बताए थे ना आपको भैया कि हमारे चाचा जी यहीं रहते हैं, उनसे मिलने के लिए हम आए थे। 4 दिन से ढूंढ रहे हैं पर मिल ही नहीं रहे हैं। वो क्या है ना, गांव में हमारी पुश्तैनी जमीन थी, चाचा जी बेचकर शहर आ गए और बहुत सारा पैसा भी मिला था। हमसे वादा किए थे कि शहर में आना, शहर में तुम्हारे लिए एक मकान खरीद देंगे और उन्हीं पैसों में से तुम्हारी बहन की शादी करवा देंगे। अब शहर में तो आ गए उनके दिए हुए पते पर मिल ही नहीं रहे। उसी चीज़ से परेशान थे और बहुत तेज भूख लगी थी तो आपसे बोले, पर हमारे पास तो पैसे बचे नहीं थे क्योंकि गांव में भी ज़मीन बिक गई है और हम उतना कमा नहीं पाते हैं। जितना भी पैसा लाए थे किराए में लग गया और हमारी बहन भी नहीं कमाती, इसलिए हमारे पास पैसे नहीं है। हम चाचा जी की उम्मीद पर आए थे। वो जो एड्रेस आपने बाहर दिखाया था वही एड्रेस बताया आपके चाचा जी ने? हाँ वही पता था भैया। देखिए सच बताऊं तो जिस एड्रेस को आपने दिखाया ना, ये एड्रेस यहाँ पे है ही नहीं। आपके चाचा जी ने ना आपको गलत एड्रेस दिखाया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप दोनों के चाचा जी आपसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कि आप दोनों ने बताया ना कि आपके चाचा जी ने आपकी पुश्तैनी ज़मीन बेच दी थी गाँव में, तो हो सकता है बेचने के बाद जो भी पैसे आए हों उसकी वजह से चाचा जी के मन में लालच आ गया हो और वो आपके पैसे लेके चले गए। नहीं नहीं भैया, गलतफहमी हुई आपको जरूर। हमारे चाचा जी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो तो हमें अपने बच्चे जैसा मानते हैं, पर उन्हें कुछ गलत करना होता तो जब हम दोनों भाई बहन छोटे छोटे थे तभी कुछ गलत करते थे हमारे साथ। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो तो पिता समान है हमारे। भैया बताओ ना, अपने चाचा जी को हम जानते हैं ना, आप जानते नहीं उनको। आपको अगर ये पता है तो बता दीजिए भैया, बोलिए। देखिए आप बच्चे तो है नहीं, आप बड़े हैं, तो इतनी समझदारी आप में तो है ही ना कि आपने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने का जितना भी जिम्मा था अपने चाचा जी को ठहरा दिया। आप खुद ही बेच लेते। आपको तो पता था ना कि आपके लिए जमीन कितनी कीमती है, और आपको भी ये तो चीज़ आपको भी पता है कि आपको आपकी बहन की शादी करानी है, तो आप जमीन खुद बेच लेते। अपने चाचा जी को क्यों दिया? भैया फिर और क्या करते, चाचा जी हमारे माँ बाबू जी जैसे थे। माँ बाबू जी के गुजरने के बाद वही हमारे आखिरी सहारा है। और उन्होंने बोला कि बिटवा ऐसा ऐसा कर लो,
सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम उनकी बात मान लिए। और वैसे भी गांव के रिश्ते ना भैया बहुत मजबूत होते हैं। देखिए, जो रिश्ते गांव में आपको मजबूत दिखते हैं ना, वो मजबूत रिश्ते शहर में आके ना बहुत कच्चे हो जाते हैं। देखिए, जो एड्रेस आपने दिखाया ना, वो एड्रेस यहाँ पे है ही नहीं, कोई फेक एड्रेस है। और आप कह रहे हो आपके चाचा जी आपके माता पिता जैसे हैं, पर आपके माता पिता तो नहीं है ना। अक्सर पैसों के मामले में ना सारे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। देखिए, जब उन्होंने जमीन बेची ना, तो सारे पैसे उन्हीं के हाथ लगे। या फिर ऐसा भी हो सकता था ना कि जब उन्होंने जमीन बेची वो आपको बुला लेते कि इतने पैसे मिले हैं, आपको पीछे क्यों छोड़कर आ गए गाँव में। वो इसलिए शहर में आ गए क्योंकि उन्हें कभी भी आपसे मिलना नहीं था। और शहर कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं, शहर बहुत बड़ा है, आप उनको ढूंढोगे भी कहाँ, इसलिए उन्होंने आपको गलत एड्रेस दे दिया। भैया अगर चाचा जी हमारे साथ ऐसा कर दिए तो फिर हम क्या करेंगे। मैं तो कमाता भी नहीं हूँ, उसी जमीन के भरोसे पर था। और मेरा छोड़िए, मैं तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूंगा, पर मेरी कुंवारी बहन का क्या होगा, इसकी शादी कैसे होगी, इतना पैसा इकट्ठा कैसे करूंगा। चाचा जी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर दिए तो हमारे पास एक ही चारा है, जाकर ट्रेन के पटरी पर लेट जाएंगे और खुदकुशी कर देंगे। अब अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसा होने से जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है। माना आपके चाचा जी ने आपके साथ धोखा किया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। देखिए, भगवान की दया से आप दोनों मजबूत हैं, तो यहाँ पर कोई काम कर लीजिए, यहाँ पर भी काम करके आप पैसे कमा सकते हैं और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भैया करे क्या, शहर में मेरा कोई ठिकाना नहीं है, गांव में जमीन बची ही नहीं है, काम दाम कोई आता भी नहीं है और पढ़े लिखे भी नहीं है, कर ही क्या सकते हैं हम। रही काम की बात, तो मेरी एक छोटी सी कंपनी है और इस घर में मैं अकेला ही रहता हूँ। अगर आपकी बहन मेरे घर में कोई काम कर ले, अगर आपको ऐतराज ना हो तो कर सकती है, उसके बदले में सैलरी दे दूंगा और आपको भी अपनी कंपनी में काम दे दूंगा, कोई ना कोई पोजीशन तो आपको मिल ही जाएगी। और जब आप दोनों को सैलरी मिलने लग जाए तो आप दोनों कहीं और ठिकाना देख लेना, तब तक मेरा गेस्ट रूम है, आप दोनों तब तक वहां रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आप सच में बहुत अच्छे हैं। एक हमारे चाचा जी जिनके हम सगे खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन भाई के बेटे थे, फिर भी हमारी मदद नहीं की। मदद क्या, हमारे हक के पैसे मान लिए। और आपसे बस 2 रोटी मांगे थे और आप हमारी इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आपसे मिलने के बाद एक बात तो साफ हो गई, इंसानियत इस दुनिया में आज भी जिंदा है। और हाँ, एक जिंदगी की सबसे बड़ी सीख भी मिल गई कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सब तो इंसानियत के नाते कर रहा हूँ मैं। बाकी हाँ, एक चीज का आप दोनों को ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप कोई छोटे बच्चे नहीं है, वैसे आंख बंद करके हर किसी पर भरोसा मत करना। बाकी आप दोनों आराम से बैठिए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगवाता हूँ। भैया अपना क्यूआर दे दो। आज की राइड आपके लिए फ्री है। फ्री है? लेकिन ऐसा क्यों भैया? मैम, मैं ये तो आपको नहीं बता सकता, पर आप समझ लीजिए आज कोई ऑफर है। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। मैडम, ओटीपी। अरे भैया आप, लगता है आज फिर से फ्री की राइड मिलने वाली है। क्या कहें मैम, लक है आपका। मतलब फ्री है? हाँ मैडम, इस पूरे वीक। अच्छा लिखिए 2650। 2650। थैंक यू मैडम। अच्छा भैया, रियल रीजन बताएंगे कि ये फ्री की राइड का क्या सीन है? नहीं मैडम, ये तो नहीं बता सकता मैं आपको, पर आप ये समझ लीजिए आज भी आपके लिए एक ऑफर है। अच्छा, हेलो,
हाँ बॉबी। क्या मना कर दिया? लेकिन वो ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? कल हमारी मीटिंग हुई तो थी। अरे यार, अच्छा चल ठीक है, मैं घर आके बात करती हूँ। क्या हुआ मैडम, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ भैया, वो मैं एक बुटीक चलाती थी और उसमें हैंडमेड सलवार बनाकर बेचती थी। उस बुटीक को खोलने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया था और जिनको हम सलवार बेचते थे ना, उन्होंने कुछ टाइम पहले हमसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया। पता नहीं क्यों, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। उसके बाद हमें बहुत ज्यादा लॉस हो गया, पैसे भी सारे खत्म हो गए और धीरे धीरे करके सारे वर्कर्स को हटाना पड़ा क्योंकि हम उनकी सैलरी दे ही नहीं पा रहे थे। इन्हीं सब परेशानियों के चक्कर में मुझे अपना बुटीक बंद करना पड़ा। अब मैं दोबारा खोलने का सोच रही हूँ तो एक इन्वेस्टर ढूंढ रही थी। एक से बात भी हुई थी लेकिन उसने मना कर दिया। समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूँ। वैसे मैडम एक बात पूछूं, वैसे कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है आपको? यही कोई भैया 5 से 6 लाख रुपए। 5 से 6 लाख? मैम आप ना टेंशन मत लीजिए, भगवान है ना, वो सब देख रहे हैं, सब ठीक कर देंगे। भैया भगवान के अलावा किसी और पर भरोसा है भी नहीं। बस फिर तो किस बात की टेंशन है? दीदी, दीदी, ये देखो 5 लाख का चेक। 5 लाख का चेक? ये तेरे पास कहां से आया? वो क्या है ना, अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल आया। हेलो, आप अपने बुटीक के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं? हाँ जी। अपने बुटीक के बाहर आइए जल्दी। फिर मैं वहां पर गया, उससे मिलने के बाद उसने मुझे ये 5 लाख का चेक पकड़ा दिया। मैं थोड़ा सोचने में लग गया और मैंने उसे बोला भी कि आप ना मुझे जानते हो ना पहचानते हो, फिर भी इतना बड़ा अमाउंट आप हमारी बुटीक में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, स्माइल किया और चला गया और बोलने लगा कि वो आपको जानता है। मुझे जानता है? हाँ, लेकिन घर आते वक्त मुझे पता चल गया कि वो कौन है। कौन? 1 मिनट, ये तुझे इसने पैसे दिए? हाँ। यार ये तो कैब ड्राइवर है, इसकी कैब में तो बैठी हुई हूँ मैं। आपसे इन्होंने पैसे लिए? नहीं, मुझसे कोई चार्ज नहीं लिया। अरे वही तो दीदी, और ये कोई कैब ड्राइवर नहीं है, ये उस कंपनी के मालिक हैं और आजकल ना ये खुद कैब चला रहे हैं ताकि ये देख सकें कि ड्राइवर्स को और कस्टमरों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और दीदी आपको पता है, ये अपनी कैब में बैठने वाले किसी भी कस्टमर से ना पैसे नहीं लेते। मैंने इनके आर्टिकल्स पढ़े हैं सारे। लेकिन दीदी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इनको पता कैसे चला कि हम इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं? इनको मैंने कल खुद ही बताया था। हमारी सारी परेशानी दूर हो गई दीदी, अब हम फिर से बुटीक चालू कर पाएंगे। हाँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक बार फिर से मुझे इनकी कैब मिल जाए और मैंने थैंक यू बोल सकूं। आखिरकार इन्होंने हमारी इतनी बड़ी मदद की है। कितने पैसे हुए भैया? अरे नहीं भैया, आपको कोई पेमेंट नहीं देना है। पेमेंट नहीं है? क्यों भाई? बस समझ लीजिए आपके लिए कोई ऑफर है। अगर भाई घोड़ा घास से जावी करेगा तो खाएगा क्या? कोई बात नहीं भैया, हम कर लेंगे। चलो, थैंक यू।